तो अभी हम लोग जो है एक न्यू टर्म डिफाइन करने जा रहे थे जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ से ये देखा जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, अच्छा इस बात से आपने क्या समझा कि अगर ये देखा जाए तो ये आपके लिए क्या बताता है, लोड F1 क्या है, लोड इनटू लोड R इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट R। और जो ये आपने समझा लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, यही है लीवर का प्रिंसिपल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, ये लीवर का प्रिंसिपल है। तो ये जो आपने ये देखा जो है लीवर का प्रिंसिपल, तो कभी कभी किसी किसी बुक में डायरेक्ट लिखा होता कि व्हाट इज लीवर ऑफ प्रिंसिपल, तो लीवर कहीं लिखा होता तो इसे ही लीवर कहते हैं। लीवर मीन्स सिंपल मशीन, जो कि जो है इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर बेस्ड होती है। ओके, तो ये यहाँ से ये बात होती है। अब यहाँ से एक न्यू टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। अब अगर हम लोग बात करें जो है मैकेनिकल एडवांटेज की, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है, अगर यहाँ से एक लाइन जरा सा हम देखें तो, और F1 अपान F2 इज इक्वल्स टू D2 बाई D1। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज F1 अपान F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D2 बाई D1, D2 अपान D1। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि जो ये सिंपल मशीन जो लीवर्स होते हैं उसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, जैसा कि बिल्कुल आपको क्लियर है कि यहाँ पर D2 इज ग्रेटर देन, ऐसा आप देखें तो D2 इज ग्रेटर देन D1, और उसके पहले यहाँ से F1 इज लेस, मतलब F1 क्या है कि इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 F2 से बड़ा है तो, और D2 D1 से बड़ा है, या पहले एक से ही समझो आप कि अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 मतलब कि लोड एफर्ट से अगर ज्यादा है और कम एफर्ट में उतने लोड को अगर हम लिफ्ट कर पा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। अब यहां से अगर देखा जाए तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन क्या, लोड आर्म। जैसे कि आप लोग जो है वो नट कटर देखते हैं, नट कटर, तो वो क्या होता है कि जो फलक्रम होती है उसके बिल्कुल पास में वो सुपारी रखी जाती है और ऐसा दबाया जाता है। तो वो क्या होता है कि अब आप देखें तो लोड क्या है, बिल्कुल फलक्रम के पास है, और एफर्ट आर्म जो है उसका दोनों हैंडल यहाँ से पकड़ के दबाया जाता है, वो बड़ा है। तो उसमें क्या होता है, कम फोर्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोड मतलब वर्क होता है। जो है कहने का मतलब कि बहुत ही कम ये एफर्ट में बहुत ज़्यादा लोड को उठाया जा सकता है। अगर लीवर जो हमारी सिंपल मशीन है अगर बहुत अच्छी मशीन है तो बहुत ही कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा लोड को अगर हैंग करे तो वही क्या है, हमारा जो है लीवर मशीन है, या फिर सिंपल मशीन है जो हमारे जो है जनरल लाइफ में हमें काम आती है। तो ऐसे मशीन्स का जो है जहां पर कम एफर्ट में मैक्सिमम लोड को हैंग किया जा सके, लिफ्ट किया जा सके, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1। अगर कोई हमने मशीन बनाया और उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसे उठाने के लिए हमें कुछ तो भी 15 किलोग्राम को हैंग करने में जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उतना लगाना पड़ रहा है, तो फिर तो वो मशीन बेकार है।
तो इसलिए हमने जो है एक सिंपल मशीन बनाई, और जो इस तरीके से जो है नट कटर हो गए, और ये प्लास हो गया, बहुत सारा जो है, और ये जो है ये प्लास हो गया, और पेचकस हो गया, ठीक है ना, ये स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते हैं, जो है स्क्रू ड्राइवर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हमारे जनरल लाइफ में सब का जो रोल है, वही सब क्या है, सिंपल मशीन है, ठीक है। और ये हार्स कार्ड हो गया, जो है उसमें भी हम लोग जो है पहले पीछे लोड रखते हैं, फिर एफर्ट आर्म बहुत बड़ा सा रखते हैं जो आदमी लेके चलते हैं, या बैलों से जो लगाया जाता है, वो भी जो है सिंपल मशीन में ही आता है, ठीक। तो ये है मैकेनिकल एडवांटेज। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो हमारे द्वारा बनाई गई मशीन बहुत अच्छी है, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना लोड है उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें, जो है। तो इससे हमें कोई लॉस तो नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा लोड को हैंग किया जा सकता है या लिफ्ट किया जा सकता है, ओके। तो ये इस तरीके से जो है इसकी स्टोरी रही। अब इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, कौन सा, इसके बाद आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि बस थोड़ी सी बातें करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, क्योंकि ये आपके यहाँ पर है ना, शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेकिन लास्ट में है, तो वहाँ आने पर भी एक बार हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ से उस सिस्टम का टोटल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो। टोटल जो है फोर्स ऑफ मोमेंट, टोटल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी हमने एक ऐसा सिस्टम लिया, जैसे कि कोई एक लैमिनार बॉडी, हमने कैसा भी एक लैमिनार बॉडी ले ली, और ये लैमिनार बॉडी, ठीक, ठीक है, ऐसा एक लैमिनार बॉडी लिया गया, और इस लैमिनार बॉडी में हमने यहाँ पर एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमने इसके किसी एक पॉइंट पर इसको मैंने क्या किया, ऐसा हैंग किया, मतलब होल्ड किया। तो हमने ये पाया कि जो ये जिस पॉइंट पर इसको हैंग किया, जहाँ पर ये ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम में बना, तो इस पॉइंट से एक जो है नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर। अच्छा, अब इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, इसमें जितने भी ये सिस्टम जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना था, ये m1, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, m1g, ये m2, तो ये m2g, ओके, और ये m3, तो ये क्या हो गया, m3g, और ये जो भी ऐसा डॉट डॉट mn है, ये mng। तो ये यहाँ से जो इनकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो भी परपेंडिकुलर, ऐसा 3D में आप देखिए, हालांकि ये यहाँ आपको 3D जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा इमेजिन करें कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो mg लग रही है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एक्चुअली सब कुछ क्या बता रही है कि ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इस पर जो है परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इसके अबाउट जो इसका प्रिंसिपल मतलब नेट मोमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो आइए जो है, या नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां जिसके अबाउट उस सिस्टम का जो नेट टॉर्क आए वो क्या हो, जीरो हो, तो वही उसकी उस पॉइंट की क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि m1g1, m1g, g1 नहीं होगा, और ये क्या है, जिसे ये वेक्टर r1, ये वेक्टर r2, तो इस प्रकार से m1g1 r1 प्लस m2g2 m2g r2, ऐसा डॉट 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 mng, और ये rn इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। मतलब समेशन ओवर mi ri इंटू g, और i इक्वल्स टू 1 to n क्या हो, ये जीरो आ जाए। मतलब g m इंटू r क्या आ जाए, समेशन ओवर m इंटू r क्या आए, जीरो आए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं। और इसे अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में देखना चाहें तो समेशन ओवर
आर आई इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा आर आई क्रॉस ये एम आई और ये वेक्टर जी इज इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से जिस पॉइंट के अबाउट उसका जो है नेट टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही पॉइंट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। ओके, अब जरा सा हम लोग जो है कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, रोटेशनल ट्रांसलेशनल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द अलजेब्रिक सम ऑफ द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, ट्रांसलेशनल हो गया। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू 0, वो क्या हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अभी अभी आपने देखा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, और आप इसे बुक से जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा इसको आप समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हेडिंग है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो पहले अगर हम लोग बात, अच्छा इसके हम लोग 3 डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहला डायग्राम तैयार किया कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये है फिगर नंबर 1, फिगर फर्स्ट, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल रखी। अब है फिगर नंबर सेकंड। फिगर नंबर सेकंड में ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा है, और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल रख दी। ये है फिगर सेकंड। इसके बाद मैंने जो है थर्ड डायग्राम में एक ऐसा लेवल बनाया और एक छोटी सी बॉल को रख दिया, और ये हो गया फिगर थर्ड। अब आप देखें कि पहले मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। तो डायग्राम फर्स्ट रिलेटेड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड रिलेटेड टू अनस्टेबल एंड थर्ड रिलेटेड टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें अगर जो हम लोग जो है फर्स्ट की बात करते हैं, तो जरा सा अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो ये क्या होगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहीं आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ऐसा ऐसा करते 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 करते, मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये इसके लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है। कौन, ये छोटी सी स्मॉल स्फेरिकल बॉल। जब हमने इसको लोकल जो है ऐसा हल्का सा ट्रेस किया और ये जो है किसी पॉइंट पे गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो है स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। फिर यहाँ पर वैसे यहाँ आया तो इसका स्लोप निगेटिव हो रहा है। तो बार बार ये मतलब हायर पोटेंशियल एनर्जी से किधर आना चाहता है, वांट्स टू सेटल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, और ऐसे होते होते लास्ट में फिर क्या उसी पॉइंट को अचीव कर लेता है। तो जहां भी वो जो है लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपने किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर उसको हम डिस्टर्ब भी करें तो फिर से दोबारा अगर वो उसी स्टेट में आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। या तो ऐसी मतलब कभी कभी जो है जरूरत पड़ने पर जो है हम लोग मोस्ट स्टेबल पॉइंट कहते हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल पॉइंट है, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कही जाती है। और अगर ये इस पॉइंट के बारे में अगर मैं देखूं, ये जैसा कि ये इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये पॉइंट क्या है, इसको अगर जरा सा आपने ट्रेस किया तो ये अपने खुद के मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पर है, ठीक, या पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे है। अब जैसे ही आपने इसको ट्रेस किया तो तैसे ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को जाने लगेगा। अब ये दोबारा जो है यहाँ पर इसका आना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि अपनी इस पोजीशन को ये अचीव नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा, वैसे तो ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तीनों हैं, लेकिन उस इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये है स्टेबल और ये वाली है अनस्टेबल। जरा सा ट्रेस करने में दोबारा उस पॉइंट पर ना पहुंचे, जैसे इधर किया तो इधर चला गया, उधर किया तो उधर चला गया।
और फिर ये उस एनर्जी स्टेट को फिर नहीं दोबारा नहीं आ पाए, नहीं अचीव किया, तो उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही ना हो, आप फोर्स लगा रहे हैं इसी उसी एनर्जी स्टेट में बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये यहां से आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन हो, क्या दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन हो, तो फिर आप किस तरह से जो है बताएंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने जो है कोई तो भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u गिवन है। अब u कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको क्वेश्चंस में आएगा। तो अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या है, u है, यू जस्ट इमेजिन कि कोई तो भी अपना पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u है, तो देयरफॉर इसके इक्विलिब्रियम को पता लगाने के लिए द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन is equals to 0, is equals to 0, that is du by dr या dx, जो भी आपको जैसा भी गिवन हो, is equals to 0। ये बताता है कि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन बताएगी जो है। तो यहाँ से जो है जब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है उसका जो है द डेरिवेटिव ऑफ गिवन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए, तो ये बताता है जो है आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मतलब स्टेबल या अनस्टेबल। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक बार समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बताती है। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार कैसे ये पता लगाएंगे कि ठीक है ये तो इक्विलिब्रियम बताती है, ये क्या बता रही है कि जो है फंक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्वल्स टू 0, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बताएगी। तो फिर अब ये कैसे पता चलेगा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो आइए जो है इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि इफ the second derivative of given function d2u by dx2 is equals to क्या आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया जो है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकेंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन d2u by dx2 जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये जो d2u by, ठीक है, d2u by dx2 है इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या आ जाए 0, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ से आपको जो है याद रखना पड़ेगा हमेशा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आना चाहिए, 0। द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, तो ये किस में आ जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स ऐसे नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में भी, एम्स में भी, जेई में भी। अब अगर हम लोग बात करें किस पर, एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल 4.10। ठीक है,
तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4.10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10, क्वेश्चन नंबर 4.10 में वो ऐसा लीवर से रिलेटेड जो है, मतलब उसका पॉइंट पूछता है कि वो कहाँ तक जो है वो जा सकता है। तो आप देखें कि जो आपको सिचुएशन दी गई है उसी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग जो है काम करते हैं। तो सिचुएशन क्या दिया है, उसने कहा कि यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 30 किलोग्राम is suspended symmetrically by two light identical cables. Each can sustain a tension up to 500 न्यूटन। दोनों वायर केवल 500 न्यूटन ही टेंशन को सस्टेन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर टाइम मतलब द केबल आर exactly vertical and separated by 2 meter, a boy of mass 50 kilogram standing at the center of the plank is interested in walking on a plank। थोड़ा सा इसमें मिटा हुआ है। ऑन द प्लैंक फॉर हाउ फार कैन ही वॉक। ओके, तो ये कितना दूर तक जा सकता है। क्वेश्चन में आपको ये उसने एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से ठीक है, ये यहाँ पर इसको यहाँ फिक्स कर रखा है और ये यहाँ पर उसने इसको ऐसा फिक्स कर रखा है। तो आप इसे देखिए, जो है बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप देखिए, जो है देखिए अब इसमें जो है क्या बताता है कि दो जो केबल्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंसेस है, इसमें अगर टेंशन क्या है T1 है, तो इस वाले में भी टेंशन क्या बता रहा है वो ऐसा T1 एंड T2। कब? क्योंकि इसमें एक बॉय भी होता है और आप जो ये पोजीशंस इनकी देख रहे हैं, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया O, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, और इसमें एक बॉय है जो उधर जाना चाहता है, मतलब किसी एक साइड जो है मूव करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इमेजिन कीजिए कि जो वो बच्चा है जो वो मूव कर रहा है, वो कुछ तो भी ऐसे, ठीक है, ऐसा जो है मूवमेंट करना चाहता है। ठीक, तो ये जो है कुछ ऐसे चलना चाहता है जो है। अब सवाल ये है कि ये यहां से कितनी डिस्टेंस जाए कि इसमें जो टेंशन हो वो क्योंकि कोई भी वायर केबल 500 न्यूटन से ज्यादा टेंशन बियर नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं, पहले तो इस जो है स्टैंड का पूरा जो है ये 300 न्यूटन जो है, ये वेट 30 किलोग्राम गिवन है ना, तो ये 300 न्यूटन हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो ये जो बॉय जो है, जो लड़का चल रहा है, उसका खुद का अपना जो मास है वो कितना है 500, मतलब 50 किलो का है। तो इसका जो वेट लगेगा एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला कंडीशन लगा देते हैं और ये ले लेते हैं कि इसको पॉइंट ए कहते हैं और इस वाले को पॉइंट बी लेते हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है ये एग्जाम्पल 4.10।
4.10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो टेकिंग मोमेंट पॉइंट अबाउट पॉइंट ए, तो ए के अबाउट अगर हम देखें तो ये कैसे बना रहा है जो है क्लॉकवाइज, और ये खुद का T1 का, तो T1 इंटू क्या हो गया 0, यहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं है T1 की, ठीक है, ये जो है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, इस 300 न्यूटन की, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो 300 इंटू 1 मीटर माइनस 500 इंटू, ये मैंने x लिया है तो 1 प्लस एक्स, कितना 1 प्लस एक्स। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो इसका जो मोमेंट होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कितना बेयर कर सकता है 500, तो 500 इंटू कितना, यहां से यहां तक कितना 2 मीटर, ओके, तो ये हो गया 2 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 300 प्लस 500 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना 1000। अब ये हो गया 500 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, किधर जाएगा ये, किस साइड चला गया, इस साइड अगर हम लोग इसको लेकर जाएं तो ये कितना आ जाएगा -200, क्योंकि ये -300 होगा, 100 चला गया। अभी ये कितना हो जाएगा 500 और प्लस 500 x, ओके, इज इक्वल्स टू -200। तो इसको जब हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, अच्छा एक चीज जो है अगर देखा जाए तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा 1000। भाई मैं सोच रहा हूँ कैसे ये रॉन्ग बता रहा है आंसर, माइनस में कैसे आ रहा है, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 700 हो गया, और 700 फिर से 700 में से अब ये 500 को लेफ्ट साइड हम लोग ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 500, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 0.4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आ गया 0.4 मीटर। कितना आ गया आंसर, ये कितना लेफ्ट तक जा सकता है, मतलब इस इक्विलिब्रियम मतलब सेंटर पॉइंट से कितना जा सकता है, सिर्फ 0.4 मीटर की डिस्टेंस जो है जा सकता है। ओके, तो इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग जो है इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आप जो है थोड़ा अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन नंबर है 4.11। 4.11 में एग्जाम्पल है आपका 4.11। तो 4.11 में क्या है कि ये ऐसा क्रॉस टाइप के दो जो है रॉड रखे गए और इसके ऊपर एक आदमी को खड़ा किया गया, जिस इंसान का जो है वेट जो है वो कितना था, वेट 50 किलो है। ओके, कितना वेट है उसका, क्वेश्चन में बता रहा है जो है वेट इज लेडर ऑफ मास ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट द, अच्छा ये इधर है पर्सन ऑफ मास कितना 50, तो ये 50 किलोग्राम किधर लगेगा, नीचे डाउनवर्ड 500 न्यूटन, और ये ऐसा बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा, और इस पॉइंट पर ये ऐसा जो है क्रॉस ऐसा बनाया गया क्योंकि ये लैडर है, तो ये टी और ये टी और ये इस पॉइंट पर टेंशन फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये भी हो गई नॉर्मल रिएक्शन। ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, और इधर ये भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर है, ठीक है, ये इस प्रकार से, और इसका वेट W नीचे लग रहा है। तो अगर हम लोग जो है हर एक पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहाँ 2 नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें कितना 500 को जो है हैंग कर रखा है। तो एक तरफ की बात करें तो 500 डिवाइड बाई कितना 2 इक्वल्स टू 250 क्या आ जाएगा न्यूटन। अब जो है टेकिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो N इंटू क्या हो जाएगा L
साइन कितना 20 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितना है 40, तो ये कितना होगा 20,